नमस्कार। मैं मिस्टर निकुंज बिहारी साहू, एजुकेशन ऑफिसर, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, आप सभी को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको मालूम है, अक्टूबर 4 से 10 इसी अवधि को हम विश्व स्तर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो आज इसी संदर्भ में कुछ बातचीत करने के लिए हम मौजूद है इस मंच पर। हमारा साथ में जुड़े हैं मिस्टर साकेत सिंह कौरव सर, जो इस केंद्र के प्रकल्प समन्वयक हैं। सर, आपके साथ में अंतरिक्ष सप्ताह के बारे में कुछ बातचीत रखेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। तो जैसे कि मैंने आपको जानकारी दिया कि अक्टूबर 4 से 10 इसी अवधि को हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो विश्व का अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे बड़ी इवेंट होती है, लार्जेस्ट एनुअल इवेंट अंतरिक्ष के क्षेत्र में होती है। तो इस इतना बड़ी इवेंट को मनाने के लिए मकसद क्या होता है, हमारा लक्ष्य क्या होता है, तो इसका बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करेंगे साकेत सर से। तो अंतरिक्ष सप्ताह मनाने के मकसद क्या होता है, इसका बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से आपके तक पहुंचता है कई चीज़ों को लेके, जो वैज्ञानिक चेतना जगाने के लिए, विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए, या आपको सोच पे मजबूर करने के लिए कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो संबंध है वो खेल खेल में हम कैसे सीखें और उनसे जुड़ें। इसी श्रृंखला में जैसा कि हमारे साहू जी ने आप सबको बताया कि 4 से 10 अक्टूबर, जो कि आज 4 अक्टूबर है, बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है कि जब पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था यूएसएसआर के दौरान। उस समय उस डेट को 4 अक्टूबर चुना गया, और जो कि हम हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जीते जागते बहुत बड़े अनुप्रयोगों पे आधारित इस फील्ड को याद करने के लिए मनाते हैं। ह्यूमन एंडेवर किस हद तक जाके एक एक्सप्लोरेशन का एक हिस्सा बन सकता है, और कैसे ये बेनिफिट कर सकता है ह्यूमैनिटी को, कि जो लाइफ हमारी प्लैनेट अर्थ पे है उसको बेहतर कैसे कर सकता है। उसी श्रृंखला में उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये सप्ताह हर वर्ष पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारा सप्ताह का केंद्र बिंदु हमारा भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम रहता है, जो कि हमारे लिए प्रेरणास्पद है, बहुत ही रुचिकर है, और हमारे बच्चों में, छात्रों में, आम जनमानस में बहुत रुचि होती है, कौतूहल होता है अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। उसके कारण हमने ये प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय लिया, और हम आज इस कार्यक्रम में बातें करेंगे, और आपके अगर प्रश्न है तो हम उन्हें भी इस कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने जानकारी दिया कि ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान का शुरुआत 1957 अक्टूबर 4 तारीख से हुई थी। तो उसी टाइम सोवियत संघ का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किया गया। तो उससे अंतरिक्ष का जो यात्रा है, यात्रा का शुरुआत हुआ। तो उसका बारे में हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसका बारे में 1961 में यूरी गैगरिन प्रथम मानव के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा किया। उसका बाद वेलेंटिना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री 1963 में यात्रा की अंतरिक्ष को। उसका बाद में एलेक्स लियोनोव 1963 में अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर के निकल के स्पेस वॉकिंग किया, वो भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। उसका बाद में सलीट 1 1971 में तो फर्स्ट स्पेस स्टेशन को भी लॉन्च किया गया। 1969 में हमें बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। उसी टाइम में चांद पर मानव ने पहला बार कदम रखा। तो इस सारे अंतरिक्ष यात्रा का एक छोटा सा इतिहास है। तो मैं साकेत सर का अनुरोध करता हूँ, जो यात्रा शुरू हुई थी 1957 अक्टूबर 4 से, तो स्पुतनिक का लॉन्च से अभी वो यात्रा चालू है। उस यात्रा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए, अंतरिक्ष का संक्षिप्त इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने कुछ ऐतिहासिक पलों को दोबारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, वो ऐसे स्पेस मिशंस के नाम आपने लिए जो कि हमारे ह्यूमन एंडेवर को एक ऐसी जगह पे स्थापित करते हैं कि हम पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में अपने आप को स्थापित करके कैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमारे बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत स्पुतनिक 1 की हो, जो कि सक्सेसफुल मिशन है, लेकिन कोई भी अंतरिक्ष यात्रा हो या कोई भी साइंटिफिक एंडेवर हो जहां पर वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित हम नई चीजें हासिल करने का प्रयास करते हैं,
उसकी शुरुआत हमेशा उसके पीछे छुपे हुए कई एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगों से होती है, जो भले ही सफल ना हो उस वक्त या अभ्यास के लिए प्रैक्टिस के लिए, वो ऐसे मिशन हों जो हमारे लक्ष्यों को अचीव करने में योगदान देते हैं। तो यात्रा भले ही अगर आप बात करें कि 4 अक्टूबर 1957 जहां स्पुतनिक 1 एक ऐतिहासिक क्षण, बीप बीप करता हुआ साउंड, अगर पृथ्वी की एक ऐसी कक्षा में उसको स्थापित कर दिया जाता है यूएसएसआर के द्वारा, आप सोचिए वो क्षण कैसे होंगे जब पूरी दुनिया में इस बात का हल्ला हुआ कि एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मानव द्वारा छोड़ा गया है, और अब आज के बाद से इस विशाल अंतरिक्ष में जो हमें रात्रि आकाश में हमें तारे दिखते हैं, उसके हमारे सबसे करीबी अंतरिक्ष में मानव निर्मित कोई प्रोब चक्कर लगा रहा है। वो सोच देखने में लग सकता है कि अब जब हम इतने आधुनिक दौर में हैं कि हम मानव को भी अंतरिक्ष में बड़ी सहजता से पहुंचा रहे हैं, वो किसी ना किसी रूप में कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, या तो स्पेस स्टेशन हो या पहले सैल्यूट के सीरीज में अगर हम रशियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स को रहना हो, चाहे राकेश शर्मा का भारत से 1984 में उनका भी एक मिशन में शामिल होना हो और वहां से हमारे भारत के वर्चस्व को अंतरिक्ष के रूप में स्थापित करना हो, या और भी ऐसे मिशन जब हमें ये लगता है कि ये कितनी बड़ी बात रही होगी। लेकिन आप उस दौर को सोचिए जब आपके निर्मित एक सैटेलाइट पहली बार पृथ्वी की कक्षा में आता है और वो पदार्पण होता है मानव का अंतरिक्ष यात्रा का। और उसके पहले भी बहुत प्रयास हो रहे थे। कुछ राष्ट्र हैं जो चाह रहे थे कि बहुत जल्द ही सर्वप्रथम आए। तो कहीं ना कहीं विज्ञान में ये बड़ा कमाल की बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो संगम है, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, कि आप कभी कोई आगे होता है और वो प्रेरणा मिलती है, और उस प्रतिस्पर्धा जो कि एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा भी होती है, उससे विकास होता है। और उस विकास की यात्रा में एक परिलक्षित होने वाला लाभ वैश्विक समुदाय को एक बड़े स्तर पर लाभ देता है। यूएसएसआर से अंतरिक्ष की शुरुआत हुई, उनके कई मिशन हुए जिसमें आपने यूरी गागरिन का जिक्र किया। यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने ऑर्बिट किया। अब सोचिए कहां 61, कहां 2022, यानी कितना लंबा अंतराल। लेकिन उस वक्त ये सबसे चुनौतीपूर्ण रहा और वो भारत भी आए थे। तो उसके बाद और भी लूना सीरीज के मिशन हुए जब अंतरिक्ष में यूएसएसआर ने अपनी अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर, अगर हम बात करें कि वो लूना ऑर्बिट में जाने का प्रयास किया, सफलतम प्रयास भी किया। फिर शुरुआत होती है उस हेल्दी स्पेस एज की, जब अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम भी उसमें पुरजोर ताकत के साथ उतरता है और बहुत भारी भीषण, हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कट शॉट, कि सैटर्न 5 रॉकेट जो कि उस समय का सबसे जायंट, आज भी अगर आप उस रॉकेट की चर्चा करें तो गूज़बम्प्स हो जाते हैं, सबसे विशालकाय रॉकेट आज भी है वो। भले ही स्पेस एक्स का फॉल्कन हैवी की बात हो या अभी आर्टेमिस 1 में इस्तेमाल होने वाले एसएलएस का नाम हो, सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न 5, जिसके सूत्रधार वर्नर वॉन ब्रॉन थे, और उसने अंतरिक्ष में एक नया पदार्पण को एक ताकत दी और अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम ने चांद पे इंसान, जो कि एक मानवता की एक झलक थी। किसी राष्ट्र से बाहर पूरी पृथ्वी को अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो ह्यूमैनिटी का एक एंडेवर था कि आप चांद पर उतर रहे हैं। लेकिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड करें, दुनिया उस फील्ड में काम कर रही थी, कुछ विकसित राष्ट्र काम कर रहे थे, भारत में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम जन्म ले रहा था। और हम सब जैसे कि चित परिचित हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई उस समय के तात्कालिक उनके अनुभवी और उनके सबसे बड़े विज्ञान में उनके सहायक डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर भारत में उस कार्यक्रम की स्थापना के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं 61 और 69 के बीच की, यानी वो क्षण अगर हम कहें 21 नवंबर 1963 को भारत में अगर आया है तो हमारे लिए यूरेका मोमेंट्स 21 नवंबर 1963 होगा। क्या मानना है आपका? भारत के लिए स्वर्णिम क्षण साबित होता है, स्वर्णिम क्षण है। इसी पीरियड में महत्वपूर्ण उपलब्धि नाम हासिल किए हैं। तो अंतरिक्ष यात्रा जो होता है भारत का, उसका शुरुआत हुआ है भारत में, भारत की भूमि में। तो आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, जैसा कि आपने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी जिक्र किया, जैसा कि वर्ण बर्न के बारे में आपने बात किया। वर्ण बर्न फेमस रॉकेट साइंटिस्ट है जर्मन का,
द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम में उन्होंने जो रॉकेट विकसित किया था उसका नाम था V2, वो एक मिसाइल के रूप में विकसित किया था। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर का एंड में जब खत्म हो गया उसी टाइम में इसी एक V2 रॉकेट को रशिया ने S-12 सोवियत संघ ने उसको एक रॉकेट का रूपरेखा दिया जिसका नाम था R7। तो R7 से पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट स्पुतनिक 1 का लॉन्च किया गया, तो जिसका शुरुआत एक मिसाइल का रूप में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उससे लेके उससे प्लेटफॉर्म बना के हमने पृथ्वी का फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च किया, रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पुतनिक 1 का रूप में। तो आपने वन रन का बारे में बात किया, उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी इसी प्लेटफॉर्म में। उसके बाद में और कई साइंटिस्ट का नाम मुझे याद में आता है। कॉन्स्टेंटिन ज़िलोगोवर्स्की, जिसको रॉकेट विज्ञान का फादर जनक हम मानते हैं। रॉबर्ट गदार्ड, जो अमेरिकन साइंटिस्ट ने पहला बार लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन का विकसित किया रॉकेट के लिए। उसके बाद में हरमन ओबेरथ एक जर्मन साइंटिस्ट होते हैं। और कौन भूल सकता है सर्गेई कोरोलेव का रॉकेट साइंटिस्ट का क्षेत्र में योगदान के लिए। इनका तत्वावधान में वोस्तोक 1 रॉकेट में सबसे पहला मानव यूरी गागारिन को अंतरिक्ष को लॉन्च किया गया। तो मैं इसके साथ में सकेत सागु देता हूँ चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए। ये इतनी जीवांत कर दिया आपने आज के इस डिस्कशन को कि आपने उन सब माइलस्टोन्स का नाम ले दिया कि कैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम फल फूल रहा था। उस नॉलेज से कोई ना कोई हम सब प्रभावित हुए हैं और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से बाकी राष्ट्रों ने भी प्रेरणा ली है और हम अपने अपने स्वदेशी कार्यक्रमों को एक ताकत मिली है। सर्गेई कोरिलोव को भी अगर हम याद ना करें तो ये वर्ल्ड स्पेस वीक में हो सकता है वो उतना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि रशियन स्पेस प्रोग्राम के लिए सर्गेई कोरिलोव एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहा कि उनकी खोज, उनके सपने, उनकी यात्रा, उन्होंने संघर्ष करके अंतरिक्ष स्पेस कार्यक्रम में योगदान दिया। अगर यहाँ वर्नर वॉन ब्राउन की बात करें तो वहां पर आप सर्गेई कोरिलोव को कहते हैं। इस श्रेणी में 2 राष्ट्र स्पेस एज में जन्म लेते हैं और स्पेस एज में एक स्पेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन नेशन के रूप में। और फिर भारत में अगर हम आ जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया 21 नवंबर, अगर वो नाइक अपाचे का वो लॉन्च की बात करें, बड़े ऐतिहासिक है कि दोनों राष्ट्रों ने किसी न किसी रूप में हमारे 1963 में नवंबर के मंथ में थुम्बा से टल्स स्टेशन पे लॉन्च करने में हमारा जो भूमिका रही है। तो कमाल की बात है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन कहेंगे आप। और जब अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की बात आ गई है तो 4 से 10 अक्टूबर में हम 10 अक्टूबर को हमने क्यों चुना, जैसे कि हमारी चर्चा भी हो रही थी कि इस बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे कि 10 अक्टूबर को आउटर स्पेस का पीसफुल यूज के लिए एक ट्रीटी, एक रेजोल्यूशन पारित किया था यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली में उस वक्त। और उसका उद्देश्य था कि जो भी राष्ट्र हैं उस समय सदस्य, अब तो बढ़ के बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, वो सब आउटर स्पेस का इस्तेमाल पीसफुल यूज के लिए करेंगे। चांद और अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को लेके किसी का उसमें स्वामित्व नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष अन्वेषण मानवता को रिप्रेजेंट करने वाली बात है। और अगर जहां तक इस चर्चा में अगर हम कार्ल सेगन का वो वाला वाक्य अगर याद करें, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होके बैकवर्ड भी जाने की कोशिश कर रहा हूं। जब वॉयेजर 1 और 2 की बात चल रही थी लॉन्च होने की, वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ 70 के दशक में, 80 के आसपास, 74 के आसपास, 77 के आसपास। तो वॉयेजर 2 को पहले छोड़ा गया, जो कि पहला एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो आज हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुका है। फिर वॉयेजर 1 को छोड़ा गया कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद, और जब वॉयेजर 1 सैटर्न के पास से गुजर रहा था, फ्लाई बाई जिसे कहते हैं, उसके बाजू से जब निकल रहा था फ्लाई बाई इफेक्ट के इस्तेमाल करते हुए, तो उसके पहले कार्ल सेगन ने ये बात रखी कि क्यों ना हम उनके कैमरे से हमारी पृथ्वी का एक फोटोग्राफ ले सकें और देखें उतनी दूरी से हम इस पृथ्वी पे कैसे दिखते हैं। अब वैश्विक अंतरिक्ष सप्ताह की बात हो रही है, तो ये ह्यूमैनिटी ग्लोबल एंडेवर की बात चल रही है। तो वहां पर देखते हैं एक छोटा सा ब्लू डॉट, स्पेक ऑफ डॉट, यानी उसको क्या कहा गया, ब्लू डॉट। वो लाइन दी गई, कार्ल सेगन ने उनको कहा, जब देखा कि सैटर्न की वो रिंग में से एक पृथ्वी, कहा कि, और उनकी एक बहुत अच्छी स्पीच भी है कि वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है हम इस अनंत ब्रह्मांड में।
यानी जिसको अभी तक हम जान पाए हैं वो तो हमारी साइंटिफिक स्टडीज से हम उसकी उम्र जानते हैं, लगभग 14 बिलियन ईयर्स। और हो सकता है आने वाले समय में जो और एडवांस स्पेस मिशन हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या और आधुनिक ग्राउंड स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से, अपकमिंग स्पेस मिशन के माध्यम से, ये हमारी सोच है, हमारी जो समझ है वृहत, उसमें और विस्तारित सोच पैदा होगी। तो नगण्य ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व नगण्य की जब चर्चा होती है तो वर्ल्ड स्पेस वीक की बात जरूर सामने आती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप आउटर स्पेस में ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए, कि जो प्लैनेट अर्थ पे हम सब रह रहे हैं, हमारा जो होम है अर्थ स्पेस में, उसमें हम एक दूसरे के लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें, और उसकी याद में उन चीजों को याद करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए और ऐसे कई उद्देश्यों को एक साथ लेके चलने के लिए इस सप्ताह को मनाने का प्रयास किया जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में मिस्टर साहू? बहुत ही सही है। सप्ताह को यादगार करने के लिए सप्ताह का पीछे जो तात्पर्य होता है जिसको हम याद करेंगे, तो ह्यूमैनिटी को स्पेस सेक्टर में, स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान से मानवता कैसे लाभान्वित हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा उजागर करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। हर साल जो वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन होता है, तो हर साल एक थीम में एक कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है, कार्यक्रम को पेश करता है विश्व भर। तो इस साल इसका जो थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस थीम का मकसद क्या है, तो सस्टेनेबिलिटी ये क्लॉज क्यों दिया गया, तो इसका बारे में हम जानने के लिए थोड़ा सा इच्छुक है। तो मैं साकेत सर से अनुरोध करता हूँ, तो इस साल का जो थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका महत्व के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशन की, उनके तहत चीजों को, कुछ केंद्र बिंदुओं को रेखांकित किया जाता है और उसको लागू करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए बाकी जितने भी राष्ट्र उसके मेंबर हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि हम उनको अचीव करें। वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होते हैं। और इसको को बहुत सहज और सरलता से अगर समझने का प्रयास करें तो अंतरिक्ष जो है, स्पेस जो है, उसका दोहन जो है, आउटर स्पेस का यूटिलाइजेशन जो है, उसको हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए। सिर्फ एक्सप्लोर ना करें, मतलब अगर आप सस्टेनेबिलिटी को डिटेल में समझना चाहें तो ये बृहद सब्जेक्ट है, इसमें बहुत बिंदुओं पे बात हो सकती है, जिनमें विभिन्न गोल्स भी हैं, एसटीजी जिन्हें कहा जाता है। परंतु अगर अंतरिक्ष की दृष्टि से देखें कि जितने भी राष्ट्र स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं, वो अगर एक साथ मिलके इस आउटर स्पेस का इस्तेमाल पीसफुल होते हुए अगर ह्यूमन एंडेवर को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी आज आप और हम चाहे और ना चाहें, जाने और अनजाने में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर आधारित चीजों का इस्तेमाल हमारे जीवन में कर रहे हैं। अगर आप बात करें टेलीमेडिसिन की बात करें, टेली एजुकेशन की बात करें, या आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के कारण वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, यानी कि हम मौसम का पूर्वानुमान की बात करें, सबसे करंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज की बात करें, इन सब का जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, हमारी पृथ्वी को सस्टेनेबल रखने के लिए आगे हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे हमें वो सतर्क करती है, कैसे हमें वो बेहतर समझने के लिए एक बाहरी पिक्चर हमें देती है। जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी के ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि आप वेदर पैटर्न कैसा है, कैसे मौसम चेंज होगा, जो कि एक बहुत ही क्योस थ्योरी बेस्ड एक ऐसी फील्ड है, डिजास्टर को भी प्रिडिक्ट कर पाना एक प्रयत्न होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग से, सैटेलाइट डेटा से और भी डेटा से। तो आप देखें क्लाइमेट चेंज हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, दैनिक जीवन में हमारा जीपीएस सिग्नल्स पे आधारित कितनी सारी चीजें हमारी लाइफ में हैं। आज टेलीफोन है, आपने सुना होगा स्पेस फोन, जो सैटेलाइट फोन जिसे हम कहते हैं कि सीधा हम कम्युनिकेट करके बात करते हैं हमारे आर्मीज और स्पेशल डिजास्टर सेल्स, जो कहीं ना कहीं हमारी मानव जाति के सहयोग के लिए, सस्टेनेबल होने के लिए बात को जोर देने की कोशिश है इस साल की थीम में कि स्पेस का इस्तेमाल सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी कोई राष्ट्र विशेष किसी पर्टिकुलर थीम में आगे जाए पर उसकी सस्टेनेबिलिटी ना हो, तो लगता है इस बात से ज्यादा ताल्लुक ना रखते हुए ये कहा जाए कि वो टेक्नोलॉजी कैसे एक सोसाइटी को बेनिफिट करे। अब इसी बात पे, क्योंकि आपने सस्टेनेबिलिटी की बात छेड़ी है,
तो हम अपने विज्ञान केंद्रों में, हमारी काउंसिल में जितने भी विज्ञान केंद्र है, जैसे कि हमारा आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बच्चों के साथ वर्कशॉप करते हैं, कार्यशालाएं करते हैं, बच्चे हमें विजिट करते हैं। अब जैसे कि बारिश के बाद बड़े रूप में हम खुले हुए हैं, तो जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे विज्ञान केंद्र आना जरूर ना भूलें। बहुत सारी यहाँ पर प्रदर्शनियां हैं और कुछ चीजें सैटेलाइट मॉडल पे आधारित भी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद भारत, ये बात कहना गलत नहीं होगा, कि एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण को सोसाइटल बेनिफिट से फ्रॉम द डे वन जोड़ के रखा है, कि हम जो भी चीजें एडवांस करेंगे आने वाले समय में, चाहे वो 21 नवंबर 1963 की बात हो जब वो पहली बार नाइक अपाचे को लॉन्चिंग हो, डॉक्टर विक्रम साराभाई का ड्रीम हो कि कैसे हम एक विजन के साथ आगे बढ़ें और कैसे अंतरिक्ष यात्रा को भारत सोसाइटल बेनिफिट को फ्रंट सीट में रखते हुए आगे बढ़े। और वर्ल्ड स्पेस वीक में भी हम इस बात को बहुत प्रेरित मानते हैं कि हमारे इन चीजों को हमें आगे ले जाना है। हमारी यंग जनरेशन, हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जनरेशन, आम जनमानस की जो स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है फॉर देयर लाइफ, सोसाइटल चेंज के लिए। अब सोसाइटल चेंज अगर आपका आ गया तो आपने बात कही सस्टेनेबिलिटी की, तो इन दोनों में बहुत गहरा संबंध हो जाता है, सोसाइटल बेनिफिट और सस्टेनेबल होना। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इस मोड़ पर बहुत सक्षम है और आगे भी कई विधाओं में अपना योगदान दे रहा है। और सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए आई थिंक प्राथमिक लक्ष्य है। अगर हम इस बात को कहेंगे विज्ञान केंद्र होने के नाते, वैज्ञानिक चेतना जगाना अगर हमारा लक्ष्य है, तो अंतरिक्ष अन्वेषण को करीब से समझाना, समझना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें बातें करना चाहिए। तो यही मकसद है, आपने बहुत अच्छा कही है। तो स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी जो थीम है, इसका तात्पर्य के बारे में आपने जानकारी दिया। तो आपने एसडीजी का बारे में कुछ बात की है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ बात किए हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो 65 यूनाइटेड नेशन का जो 17 एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन का 17 सस्टेनेबल गोल्स में 169 टारगेट को चुना गया। उसमें 65 टारगेट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ में, डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसका मतलब यही होता है कि यूनाइटेड नेशन का जो 65 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, बिना सैटेलाइट का मदद से, बिना सैटेलाइट एप्लीकेशन से मदद से उसे हम हासिल नहीं कर सकते। तो यूनाइटेड नेशन का जो एसडीजी होते हैं, उसमें कई चुने हुए एसडीजी को हासिल करने के लिए तो सैटेलाइट एप्लीकेशन का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैं सेक्रेटरी को देता हूँ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। ये आपने बहुत विस्तृत रूप से बताया हमारी जनता को, जो भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, अभी देख रहे हैं। एसडीजी की जो गोल हैं और बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस में भी स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप कैसे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तहत में यूनाइटेड नेशन का ये गोल रहते हैं कि अधिकतर चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आधारित है। हेल्थ हो, मेडिसिन हो, है ना, वाटर मैनेजमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या आप ऐसे कुछ पहलू, चाहे वो वैक्सीन प्रोग्राम क्यों ना हो, उसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी पर उसमें अपनी भूमिका निभाती है। पर अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष यानी कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क है, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी क्यों ना हो, ऐसे उन जगहों पर जहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिर भी इंटरनेट एक्सेसिबल हो, ताकि उनकी जो रूटीन लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ है, उसको बेटर हो सके। तो इसलिए ये स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है। अब हम आगे चलेंगे, आपसे और बातें जानने के लिए आप अगले प्रश्न हमसे पूछें। आपने जिक्र किया पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में आपने जिक्र किया आपका बातों में। तो 10 अक्टूबर 1967 को एक ट्रीटी साइन हुआ था, उसका नाम था एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। ये ट्रीटी साइन हुआ था 10 अक्टूबर 1967 को। तो जो आउटर स्पेस होता है, पृथ्वी का दूर वाले क्षेत्र में जो स्पेस होते हैं, अंतरिक्ष का जो विशाल इलाका होता है, मून हो या मंगल हो, प्लैनेट, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, तो आउटर स्पेस में, आउटर स्पेस का फायदा हम कैसे ले सकते हैं, सैटेलाइट का सहारे हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन के सहारे हो, और उसको एक प्लेटफॉर्म रूप में यूज करके कैसे हम मानवता को लाभान्वित कर सकते हैं, इसका बारे में थोड़ा बात रखने के लिए मैं सेक्रेटरी सर को अनुरोध करता हूँ। आउटर स्पेस का हम कैसे फायदा ले सकते हैं। इनफैक्ट ये हमने हमारे
पहले के डिस्कशन में भी ये बात रखी है कि आउटर स्पेस जो है, जैसे आप अर्थ को छोड़ देते हैं और अगर कामन लाइन के ऊपर चले जाते हैं, जो कि 100 किलोमीटर के ऊपर से एक ऐसी लाइन, एक ऐसे वैज्ञानिक के ऊपर आधारित है कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर के लाइन के बाद हम इसको आउटर स्पेस ही कहेंगे। फिर हम जितना दूर जाते जाएंगे वो आउटर स्पेस का एक हिस्सा हो जाएगा और एक्सप्लोरेशन का होगा। अब अर्थ की ऑर्बिट में हम लो अर्थ ऑर्बिट हो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो, यानी विभिन्न ऑर्बिट्स की बात हम अगर यहाँ कर रहे हैं तो कठिनाई की बोध ना हो। मैं समझाना चाहूंगा कि पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाने की पृथ्वी की सतह से दूरी के आधार पर उनका नामकरण किया गया, जो सबसे नजदीकी हैं, जो थोड़े बीच के हैं और जो लगभग 36,000 किलोमीटर हैं। अब आउटर स्पेस पे आप जो बोल रहे हैं, आउटर स्पेस पे थोड़ा सा आपको रुक रहा हूँ, जो आउटर स्पेस जो होता है तो उसका रूपरेखा कैसा होता है, आप जानने के लिए थोड़ा सा इच्छुक है। उसमें ना हवा होता, ना वायुमंडल होता, ना प्रकाश भी होता है, उसका रूपरेखा कैसा होता है, थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आउटर स्पेस के बारे में। वो कैसे कैसे पृथ्वी से कैसे बहुत ही अलग होता है, तो सा प्रकाश डालिएगा उसके बारे में, आउटर स्पेस का अनोखा रूपरेखा के बारे में। आपने कहा जहां ना प्रकाश होता है ना जहां हवा होती है वहां प्रकाश डालिएगा। क्या, देखिए मानना पड़ेगा, दैट्स पावर ऑफ लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। हम सब, हमारा प्रयास ये होता है कि हम समझें। अगर आप पृथ्वी को एक छोटा सा यूनिट मान लें, हमारे ब्रह्मांड की, हमारे आकाश गंगा की, हमारे एक ओरायन आर्म है हमारी आकाश गंगा में, उसके एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, नन्ना मुन्ना सा, जिसमें हमारी पृथ्वी है। तो आउटर स्पेस यानी जैसे ही हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं, जहां वैक्यूम, एक्चुअल में आइडियली हम जिसको वैक्यूम कहते हैं, जहां निर्वात पैदा हो जाता है, यानी कुछ वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या इतनी कम हो जाती है कि आप कह सकते हैं ये वैक्यूम है। तो अंतरिक्ष में वैक्यूम है, लेकिन प्रकाश है, प्रकाश, लेकिन प्रकाश वर्ष की दूरियों में अगर हम बात करें, पारसेक में हम बात करें कि जब प्रकाश को एक वर्ष में जितना समय लगता है, तो ऐसी विशाल गहराई जिनका बोध मैथमेटिकली, लॉजिकली हमारे ब्रेन में करना शायद उतना संभव ही ना हो पाए, क्योंकि वो हमारे लिए वो सिर्फ नंबर लगते हैं, इतना विशालता का अनुभव होता है। वहां पर जब कोई लाइट का सोर्स हो, अगर हम अपने सन से दूर जाते हैं तो सन के अलावा सबसे करीबी पड़ोसी प्रोक्सिमा सेंचुरी एक ट्रिपलेट सिस्टम है, डबल पहला माना जाता है, उसके एक स्टार और खोजा गया जो प्रकाश दे रहा है। फिर ऐसे हमारे आसपास के रात के तारे हैं, चाहे आप नाइट स्काई में सीरियस हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है, हमारी क्लोजेस्ट, बहुत दूर नहीं है हमसे, उससे दूर तो ओरायन नेबुला है, लेकिन लगभग 400 प्रकाश वर्ष दूर। तो आप देखिए, अब आउटर स्पेस की अगर आप यात्रा कर रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियली अभी तक नहीं की गई किसी स्पेस प्रोब से। स्पेस प्रोब की हम जिक्र कर रहे थे, जब बात हो रही थी तो हमने वॉयेजर 1 और 2 का नाम लिया था, पायोनियर 10 और 11 का नाम लिया, और अभी मैं ले रहा हूं, और अभी प्लूटो एक मिशन है, न्यू होराइजन, जो प्लूटो से आउटर बेल्ट क्रॉस करते हुए क्यूपर बेल्ट में है, वो भी क्रॉस कर जाएगा। अभी तक सिर्फ लगभग 5 ही ऐसे स्पेस मिशन है जो हमारे सोलर सिस्टम से लगभग बाहर चले जाएंगे, यानी जिन्होंने रियल में एस्केप वेलोसिटी अचीव कर ली थी। तो अब ये निर्वात की बात हो, लाइट सोर्स की बात हो, माध्यम की, तो आपको थोड़ा अलग समझना पड़ेगा। जहां तारे जन्म ले रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारी आकाश गंगा में ऐसी हजारों लाखों करोड़ों जगह हैं जहां नर्सरीज हैं, स्टेलर नर्सरीज हैं, जहां तारे जन्म ले रहे हैं, जहां मृत्यु हो रही है। उन सब में ब्रह्मांड को अगर आप बड़े रूप में समझें तो हमारी आकाश गंगा अपने आप में तारों का जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई है। तो हमारी आकाश गंगा भी अपने आप में अपने आप को नवीन कर रही है। ये तीसरी या चौथी जनरेशन की आकाश गंगा आप कह सकते हो। ऐसी कई आकाश गंगाएं हमारे विशाल ब्रह्मांड में, जो हमारी जो पड़ोसी आकाश गंगाएं हैं उनको हम वर्गो क्लस्टर कहते हैं, जिसमें ऐसी बहुत सी आकाश गंगाएं, फिर ऐसे बहुत सी क्लस्टर्स हैं, लगभग 100 बिलियन के ऊपर अप्रोक्सीमेशन नंबर है ये। जितना हमारी बेहतर समझ होगी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को हमें सैटेलाइट से, स्पेस और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से मिलेगा, उतना विशाल ब्रह्मांड का हमें बोध होगा। तो ब्रह्मांड अनंत हम कहते हैं, लेकिन विजिबल या बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमने अध्ययन कर पाए हैं अभी तक एज ए साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें, एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बात करें, प्लैनेटरी साइंटिस्ट की, जियोलॉजिस्ट की बात करें, जो अगर मार्स की स्टडी कर रहे हैं या जो मून की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि आउटर स्पेस में वैक्यूम है, प्रकाश ट्रेवल कर सकता है, ध्वनि नहीं कर सकती। हम साउंड की अगर बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में सीमित रह जाता है, या ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिनके खुद के एटमॉस्फेयर हैं तो उसमें भी साउंड ट्रेवल करेगा, पर लोकल रहेगा। लाइट लेकिन इन्फिनाइट ट्रेवल कर सकती है। लाइट अपने सोर्स से एंड जब तक चलती रहेगी, समय के साथ हो सकता है उसमें स्ट्रेचिंग आती रहे, जिसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं साइंस में, लेकिन कठिन बातें यहाँ नहीं करेंगे।
उन्हीं का अध्ययन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप आगे पूछेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड जो है, अभी हम जितना समझ पाए हैं कि लगभग 14 बिलियन ईयर्स उसकी उम्र हो चुकी है जन्म होने के बाद, जो वेल स्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद डार्क एज आती है, उसके बाद अचानक पहली जनरेशन की गैलेक्सी जन्म लेती हैं, तारे जन्म लेते हैं, और फिर ब्रह्मांड का विकास हो जाता है। उसको समझते हुए हम ब्रह्मांड को, आउटर स्पेस की बात करें तो हम उस छोर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम देख पाए कि ब्रह्मांड की पहली जनरेशन की गैलेक्सी कैसे बनी, पहली जनरेशन के तारे कैसे बने। होगा अगर डिस्कशन का हिस्सा तो हम उस पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। अभी भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो उपलब्धियां होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो भारत ने चंद्रयान सीरीज लॉन्च किया था, चंद्रयान 1 सीरीज लॉन्च किया था 2008 में, 2008 साल में 22 अक्टूबर में चंद्रयान 1 सीरीज। तो लेकिन उसका जो मिशन था, मिशन को बीच में उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि बीच में जो सिग्नल कुछ कम्युनिकेशन कुछ नहीं हो सका, हमारा कंट्रोल से बाहर चला गया। लेकिन उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण अचीवमेंट था, तो वाटर का, जल के बारे में, चंद्र का सतह में, चंद्रमा की सतह में जल के बारे में उन्होंने जल का कुछ अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो सिग्नेचर के बारे में उन्होंने जानकारी दिया। तो उसका जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का एनालाइज करके तो हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन का हमें पता चला। तो हम पता चला कि बहुत साल पहले चंद्रमा की सतह पर जल का उपस्थिति जरूर था। ये चंद्रयान 1 का मिशन का बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 में। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर तो ऑर्बिटर सही रूप से फंक्शन किया, लेकिन उसका जो लैंडर है, विक्रम लैंडर, सही ढंग से लैंडिंग नहीं कर सका, इसलिए वो भी थोड़ा पार्शियल थोड़ा सा फेलियर हुआ। अभी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, वो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए अभी प्रयास में है। तो भारत का जो उपलब्धियां हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, चंद्रयान हो या मंगलयान हो, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा भारत के संदर्भ में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने रखा। इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं ये प्रयास करूंगा ये बात को सहजता से समझने के लिए हम सबके साथ, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फेलियर जो है एक इंस्पिरेशनल वर्ड है। फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हम अगर उसको ऐसे भी समझें तो जो मिशन अगर हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गए होंगे। उनसे हमें हमेशा कुछ नया नया सीखने मिला है, और उस सीख के कारण हमें अगले लेवल पे हमें नॉलेज डेवलप होता है। अब आपने चंद्रयान 2 का जिक्र कर दिया, उसके विक्रम लैंडर का हम जरूर आएंगे, हम थोड़ा महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बात करेंगे भारत के। लेकिन मैं यहाँ अपोलो 13 का जिक्र करना चाहूंगा। अपोलो 13 11-12 के बाद तीसरा ह्यूमन मिशन था, जैसे लैंड होना था मून पे उसके लैंडर को, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस यानी कुछ ऐसी गड़बड़ियां पैदा हो गई जिसके कारण वो लैंड होना संभव नहीं हुआ। तो कैसे नासा ने जबरदस्त एग्जाम्पल दिखाया कि ऑनबोर्ड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके उन एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली वापस लाना एक कारनामे से कम नहीं था। इंजीनियरिंग चैलेंजेस से बोले, राष्ट्र कोई भी हो, प्रेरणा के लिए हम साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो उसको सक्सेसफुल फेलियर कहा गया। और इसी क्रम में हमारा चंद्रयान 2, जिसे आपने जैसे जिक्र किया कि जो कि आधुनिक मिशन था हमारे 1 के बाद का, 1 तो एक था, उसमें एक छोटा सा मून इंपैक्ट प्रोब था जिसे लैंड कराया गया था, और जिसका इंक्लूजन इसरो ने हमारे दी देन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के सजेशन से इंक्लूड किया था कि भारत का एक तिरंगा चांद पे स्थापित हो, और हमारे लिए एक उपलब्धि की बात हो कि वैज्ञानिक लक्ष्यों को तो हासिल हम कर रहे हैं, साथ में हमारी उपस्थिति भी हम एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए राष्ट्र स्थापित कर रहे हैं। तो उसी क्रम में चंद्रयान 2 आया, बहुत आधुनिक, जिसके अंदर विक्रम लैंडर था, लेकिन 2.1 किलोमीटर के पास लगभग चांद पे जब वो उतरने की तैयारी कर रहा था। ऑर्बिटर तो ऑर्बिट आज भी कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। उसका जो लैंडर था विक्रम लैंडर, उसकी ब्रेकिंग सिस्टम मैकेनिज्म में कुछ ऐसी चुनौतियां आ गई कि लगभग 2 किलोमीटर बोले अगर हम वो सतह से ऊपर था, और फिर वो ट्रेस नहीं कर पाए, उसमें कंट्रोल मैन्यूवरिंग नहीं हो पाई, और वो ऑटोमेशन प्रोसेस में जो भी इंजीनियरिंग चुनौतियां रही होंगी वो टकरा गया होगा। लेकिन
वो हमारी एक बहुत बड़ी पहल थी दक्षिण ध्रुव पे, साउथ पोल पे जाने की, जो कि चंद्रयान 3 में उसको और बृहद रूप में अचीव करने का लक्ष्य शायद इसरो अचीव करेगा। लेकिन भारत का जो कार्यक्रम रहा है बड़ा प्रेरणास्पद है। हम 21 नवंबर 1963 से स्टार्ट करते हैं। हमारे उस चार्ल्स थुम्बा, जहां की वहां पे बहुत फेमस चर्च में एक प्रयोगशाला बनाता है इसरो, जहां से अंतरिक्ष का जन्म होता है इसरो का, भारत का। वहां से साउंडिंग रॉकेट्स की रोहिणी सीरीज की टेस्टिंग होती है नाइक अपाचे के बाद, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें एक न्यू स्पेस फेयरिंग नेशन का दर्जा दिलाता है। फिर हम श्रीहरिकोटा पहुंचते हैं, प्रॉपर स्टेशन हम लॉन्चिंग पोर्ट डिजाइन करते हैं, वहां से हमारा आगे की जर्नी शुरू होती है। SLV-3 सक्सेसफुल था हमारा अर्लियर फॉर्म ऑफ रॉकेट। ASLV जो हमें बहुत बड़े लेवल पे, उससे हमें सीखने को बहुत मिला। असिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ASLV, फिर पोलर्स की एज में आए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। मैं इन रॉकेट्स की बात इसलिए कर रहा हूं, लॉन्चिंग व्हीकल्स की, कि बिना लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी के आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और PSLV आज इसरो में वर्क हॉर्स माना जाता है, यानी एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट रेडीमेड व्हीकल जिसे कस्टमाइज करके आप विभिन्न स्पेस मिशन अचीव कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपने जिक्र किया 1, 2, चंद्रयान 1 और 2, मंगलयान, ये तीनों को PSLV से चंद्रयान 1 और मंगलयान बेसिकली दोनों को PSLV से, और चंद्रयान 2 को जो अचीव हुआ। और उसके बाद अंतरिक्ष की लंबी यात्रा में अगर बहुत सारे अंतरिक्ष के ऐसे मिशन रहे हैं जो कि यादगार हैं इसरो में। अगर हम साइट की बात करें, साइट एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, की पहली बार स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल कुछ चुने हुए विलेजेस को अलग अलग राज्यों में सैटेलाइट ट्रांसमिशन, ATS-6 सैटेलाइट अमेरिका से उसको कह सकते हो आप लीज पे लेना 1 साल के लिए, और उसको रेंट आउट करके आप सर्विस का इस्तेमाल करना। और उसके बाद आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला सैटेलाइट है, जिसे रशियन स्पेस एजेंसी के माध्यम से स्थापित किया गया था, जो पहला स्वदेशी भास्करा सीरीज हो, उसके बाद रोहिणी सीरीज हो, या आप कहें अब हमारा भारत का खुद का इतना उन्नत नेविगेशन सिस्टम हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम हो, रिमोट सेंसिंग सीरीज हो। आज भारत उन विकासशील राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल राष्ट्र बन चुका है अंतरिक्ष क्षेत्र में, कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं बहुत क्षेत्रों में। अब स्पेस सेक्टर को भी हमने खोल दिया है प्राइवेटाइजेशन के लिए, कि चीजें बना सकें। और अंतरिक्ष रूप में ग्लोबल इस पर्सपेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और साथ ही साथ में आने वाला जो मिशन है सन के लिए, आदित्य, वो हमें ये बताता है कि हम लोकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम सन की स्टडी के लिए भी कितना एडवांस मिशन कर रहे हैं। और अगर हमने यहाँ एस्ट्रोसेट की बात नहीं की, जो कि पहला अंतरिक्ष का ऐसा स्पेस मिशन है भारत का जो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कहलाता है, जो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी जिसे हम कह सकते हैं। तो अब स्पेस एज जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कंधे से कंधा एक नए आयाम को छूने की कोशिश हो रही है। और हमें लगता है हमारी जो इतनी इंस्पिरेशन जन रही है, और इतना बहुतायत में इसरो के संस्थान अब खुल गए हैं भारत में, IITs, ISR भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है किस तरीके से। तो अब यंग जनरेशन को बहुत मौके हैं भारत में एरोस्पेस में, स्पेस में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स में, और उससे जुड़ी हुई तमाम इंजीनियरिंग विधाओं में अपना कैरियर चुनने के लिए। तो आपने बहुत ही सही कहा कि भारत का जो कमियां हैं, जो असफलताएं हैं, कमियां हैं, तो आने वाले मिशन में इसको हम सुधार लेंगे और जोरदार करके हम अंतरिक्ष का जो हमारा यात्रा हम कंटिन्यू करेंगे। तो भारत के और एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है गगनयान। तो गगनयान प्रोजेक्ट अगले साल लॉन्च होने वाला है, द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू स्पेस। तो कुछ 4 अंतरिक्ष यात्री, एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हो सकते हैं। उसमें लो अर्थ ऑर्बिट में जाके कुछ ही दिन अंतरिक्ष में रहते हुए फिर पृथ्वी को सेफली वापस चले आएंगे। आप थोड़ा सा गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। साहू जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जोड़ा है। और इस कार्यक्रम के अंत में जब हम बढ़ रहे हैं अंतिम क्षणों में, तो गगनयान का जिक्र ना हो, वो भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष अभियान जिसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाना है। हमने बहुत चुनौतियों और संघर्ष से भारत ने अपनी यात्रा अंतरिक्ष में अपने आप को स्थापित किया है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। और आज भारत स्पेस फेयरिंग नेशन होने के साथ साथ एक ऐसा इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड स्पेस एजेंसी है इसरो,
जो कि कम बजट में बेहतर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स स्पेस प्रोग्राम डिजाइन करके वैज्ञानिक लक्ष्य अचीव करता है। आपने गगनयान की बात कही, हमारे लिए बहुत गौरव के पल की बात है भारतीय होने के नाते हम सब के लिए, कि भारत की स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी से गगनयान जो कि कैप्सूल है, आप जो चर्चा कर रहे हैं साहू जी, हमारे एजुकेशन ऑफिसर जो कि हमारे संस्थान में शिक्षा के जुड़े हुए कामों से जुड़े रहते हैं, बच्चों के प्रोग्राम शिक्षकों से जुड़े रहते हैं, उनने ये प्रेरणास्पद बात कही है कि गगनयान क्या है। गगनयान यानी आसमान, यानी प्रोब, यानी भारत का ये मिशन लगभग 3 अंतरिक्ष यात्रियों को शुरुआत में लेके जाएगा। उसके पहले टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन भी होंगे जो बिना किसी स्पेस मतलब एस्ट्रोनॉट्स के उन्हें टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट करके पूरे के पूरे इस ऑर्बिटर को, उसका जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा कि रॉकेट से GSLV Mark 3 से उसको लॉन्च करके ऑर्बिट में ले जाया जाएगा, पूरा टेस्ट किया जाएगा और सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन किया जाएगा हमारी बे ऑफ बंगाल में। यानी हम अचीव करेंगे हमारी स्वदेशी धरती से, हमारी निर्मित रॉकेट से, हमारा इसरो उसे लॉन्च करेगा और उसके बाद उन्हें सक्सेसफुली कुछ लगभग डिजाइन तो वो 1 वीक के लिए है, डिपेंड करता है उस समय की स्पेस सिचुएशंस के ऊपर कि उसे कितने दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उनको अंतरिक्ष में समय बिताना है और उसको वापस उतारा जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये बहुत से लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, हमारे लिए नया क्या है, हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी प्रेरणास्पद बात है, क्योंकि हम सेल्फ रिलायबल टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया के सामने रखेंगे कि कैसे एक भारत राष्ट्र जो अंतरिक्ष क्षेत्र में ही नहीं, विज्ञान की अन्य विधाओं में अपने आप को पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में स्टैब्लिश कर चुका है, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, इकोनॉमिक्स हो या बाकी विधाएं हो, आर्ट हो, कल्चर हो, और हमारी जो साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट है कैसे अपने आप को कंधे से कंधा मिला के, शोल्डर टू शोल्डर विद अदर कंट्रीज, वी आर डूइंग वन ऑफ द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस। यानी बहुत सारे योगदान है हमारे, जिनके हम इस छोटे से प्रोग्राम में हम शायद सम्मिलित ना भी कर पाए। पर गगनयान की बात करें, गगनयान ऐतिहासिक इसलिए होगा, फीमेल एस्ट्रोनॉट इस्तेमाल उसमें जाएगी नहीं जाएगी ये बात तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन अभी कुछ ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स हैं जो आपको इसरो की तरफ से ऑफिशियली पता चलेगा आने वाले समय में कि कब लॉन्च होगा। लेकिन आप सोचिए, अब वो पल याद करिए, पहला पल मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को अगर अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, कि हमारे इसरो की जब यात्रा की बात आती है तो साइकिल पे नाइक अपाचे की जो नोज है वो रखी हुई कोई इंजीनियर टेक्नीशियन लेके जा रहा है उसे टर्ल्स थुम्बा में। फिर आप कभी देखते हैं एप्पल एक एक्सपेरिमेंट है जहां बुलक कार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड करेक्शन के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट, बुलक कार्ट जो कि हमारी भारत के गौरवान्वित करने वाला वो टूल और साधन रहा है जिसे हमें एग्रीकल्चर की दुनिया में हमने अपने आप को स्थापित किया है। तो उन 2 हम्बल बिगिनिंग वाले बैकग्राउंड से लेके आज भारत खुद के स्वदेशी यान से, अपने मिशन से अगर अंतरिक्ष यात्री ले जाता है तो हम वो स्पेस फेयरिंग नेशन हो जाएंगे कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को ले जाके हम माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और साथ ही साथ सक्सेसफुल उतार पाएंगे। तो एक स्पेस सेक्टर में, प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी छलांग होगी, जहां आने वाले समय में भारत हो सकता है शायद अपनी स्टेशन बनाए और ह्यूमन सेंट्रिक एप्लीकेशंस के लिए हम उन एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत हमारे अर्थ पे रहने वाले हमारे फेलो सिटीजन्स का, हमारे भारतीय नागरिकों का, हम सब का बेहतर लाइफ करने के लिए अंतरिक्ष किस तरीके से उसका योगदान दे सके और दुनिया को हम ये भी बता सकें, हम डॉक्टर विक्रम साराभाई या उसके बाद आए जो पायोनियर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम में, अगर हम सतीश धवन सर की बात करें, हम युवा राव की सर की बात करें, उसके बाद कस्तूरी रंगन सर जो अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे योगदान देते हैं हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में, या वर्तमान में सोमनाथ सर जो इसरो को चेयर कर रहे हैं, यानी ऐसे बहुत से योगदान रहे हैं। हम बहुत से नाम शायद ना ले पाए इस कार्यक्रम में, बहुत से हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सबका त्याग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए। अगर इस दिन को याद ना करें हम इस सप्ताह में तो ये अनूठा योगदान नहीं हो सकता। सबके योगदान से, डॉक्टर कलाम सर SLV3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं, इन सबके बहुत योगदान के रहते हुए आज अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत का जहां पर है उसमें हम सबका योगदान है, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है, हमारी सपोर्ट का योगदान है। तो गगनयान उस भारत के लक्ष्य को एक नई दिशा और दशा देगा और पूरी दुनिया के सामने ये एस्टैब्लिश करेगा कि हमारी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे खुद ही भारतीय निर्मित एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर अभी लॉन्च
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको शायद सेना में शामिल करने के लिए लॉन्च किया है हमारे, तो कितनी प्रचंड नाम है, नाम भी उसका देखिए प्रचंड है। तो सोचिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के योगदान से हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमारे कितने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेंगे। गगनयान उसमें सर्वोच्चम रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि अभी तक राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष एजेंसी के वो योगदान उनका जो रहा है वो रशियन स्पेस प्रोग्राम के तहत रहा है। रशिया हमारा शुरू से फ्रेंडली नेशन रहा है। अब लेकिन हम खुद, और इस गगनयान में भी रशियन स्पेस प्रोग्राम का बहुत योगदान है। ट्रेनिंग उनको वहीं मिली है एस्ट्रोनॉट्स को जी, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को जो अभी जाएंगे, तो हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाले पल हैं। तो लेकिन इन सब से जुड़ी हुई यात्राओं को अगर आप वर्ल्ड स्पेस वीक में समझना चाहते हैं, तो आपके नजदीकी जो भी विज्ञान केंद्र है हमारी काउंसिल के, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के, आप उन विज्ञान केंद्रों में जाएं। अंतरिक्ष से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं या गैलरीज हैं उनमें, उनका आनंद लें। और अगर आप भोपाल विज्ञान केंद्र में आते हैं तो हमारे इन गैलरीज में कुछ रॉकेट्स और सैटेलाइट से जुड़े हुए एग्जिबिट्स हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। और कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जैसे आज का ये कार्यक्रम है, और शायद हम परसों भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं हमारी पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। तो यानी ये एक फेस्टिविटी है, इसका आप हिस्सा बने और अपने आप को साइंस एंड इंजीनियरिंग से जोड़ें। तो आपने थोड़ी सा बचा है, आपने माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन का बातें कहा। तो इस सिलसिले में मुझे याद आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 राष्ट्रों का सहयोग से बना। तो राष्ट्र देशों सब है, नासा, रशिया, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। 5 राष्ट्रों के सहयोग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्थापित किया गया। तो माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। तो अभी जो खबर आई, बड़ी खबर आई कि रशिया उसमें जो महत्वपूर्ण पार्टनर था, तो अभी वो विथड्रॉ करने वाला है। तो इसको बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बातें करेंगे। मैं ऐसा कैसे अनुरोध करता हूँ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में। ऐसे और कुछ मौका हमें मिलेगा, स्कोप्स अगर हमारे पास में मौजूद है, जिसके सहारे हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरिक्ष के बारे में हम सहयोग का भूमिका अदा कर सकते हैं। आपने बहुत ही अहम बात कर दी। अभी हम प्रचंड की बात कर रहे थे, हेलीकॉप्टर, जो कि हम उसको बात को थोड़ा सा सुधारेंगे। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने शामिल किया, हमारे सेना के अभिन्न अंग बनेगा वो आगे चल के। तो अब इस बात को कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि आप और हम जब बात कर रहे हैं वो पृथ्वी के ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 450 से 500 किलोमीटर के बीच की ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। 2001 में लगभग ये बनके तैयार हुई। उसके बाद बहुत से मॉड्यूल इसमें ऐड हुए और अब लगभग कंप्लीट स्टेशन 2001 के बाद से। हाँ, आपने कहा उसका, एनवी साहू जी कह रहे हैं उसका उम्र 23 वर्ष हो चुका। डेफिनेटली जब स्पेस स्टेशन कंप्लीट बन चुकी है तो आप उसको जन्म कह सकते हैं उसका, और उसके बाद से लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं, उसको वयस्क हो गया। डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे अपने आप को रिलेट करें और इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आपका जो जिक्र है बहुत महत्वपूर्ण है और अहम भी है। ये इस बात को इंस्पायर करता है समझने के लिए दुनिया को कि यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। स्पेस स्टेशन में स्टार्टिंग दौर में कुछ कम राष्ट्र थे, बाद में 16 राष्ट्र इसमें आए। 16 राष्ट्रों के जुड़ने के बाद अब तो राष्ट्र बहुत बढ़ गए हैं जो आधिकारिक रूप से उस स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं। लेकिन लगभग 200 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स उस पर विजिट कर चुके हैं। नंबर कम ज्यादा हो सकता है, पर मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक जीता जागता बहुत बड़ा योगदान वाली बात है। यानी आउटर स्पेस का पीसफुल यूज के लिए आप लेबोरेटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं अंतरिक्ष में। और ये लेबोरेटरी कोई नहीं है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो अपने आप में एक प्रयोगशालाएं हैं, जहां एस्ट्रोनॉट्स 3 से 6 की संख्या में, लगभग 3 तो हमेशा बने रहते हैं, उनकी रूटीन चेंज होने पे 3 से 6 महीने में वो अपने आप को बदलते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हुए हैं, जैसे स्कॉट कैली और एक रशियन एस्ट्रोनॉट जो हमारे नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में भी आए थे, रशियन एस्ट्रोनॉट
मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूं, उन दोनों ने लगभग 1 वर्ष अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ बिताया था। यानी हम ह्यूमन लाइफ को अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में समझने के प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हम इंटरप्लैनेटरी जर्नी करेंगे, अंतरिक्ष में हम और यात्राएं करेंगे भविष्य में, तो हमारे ऊपर अंतरिक्ष का क्या असर होगा, हमारे वनस्पति के क्या असर होगा, हमारी फूड हैबिट पे क्या असर होगा, और माइक्रोग्रेविटी हम जिसे कहते हैं या वेटलेसनेस अगर उसको दूसरे रूप में कहें, तो ये हमें कैसे प्रभावित करेगा, हमारे डे टू डे अफेयर्स को, हमारी बॉडी को, हमारे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, तो एक उसमें बहुत बड़ा साइंटिफिक एक ऑब्जेक्टिव है, हमारे स्लीप पैटर्न को, हमारे सेल्स की ग्रोथ को, और जो स्पेस रेडिएशन है उससे हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। इन सब चीजों को समझने के लिए स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जो हमें सिखा रहा है, और 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, और ये लगभग हर राष्ट्रों से, हर प्रदेशों से देखा जाता है। इसका समय बदलता रहता है कि कब किस राष्ट्र में दिखेगा, कब प्रदेश में दिखेगा। गूगल अगर आप करेंगे ISS व्यू फ्रॉम योर ओन सिटी, तो आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक वेबसाइट से अगर आपके शहर का नाम डालेंगे या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालेंगे तो पता लगेगा ये कब आपके यहाँ से गुजरेगा, और लगभग ये सबसे ब्राइटेस्ट तारे की तरह दिखता है। तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग का नायाब नमूना हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंतरिक्ष में, यानी हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में आपको एक तीव्र तारे की तरह निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी कुछ ही मिनटों में वो निकलेगा और एकदम सेट हो जाएगा। तो आपको लगेगा कुछ तारा है, नहीं भाई, ये तारा बिल्कुल नहीं है, ये स्पेस स्टेशन है। यानी स्पेस प्रोब में इतना पावरफुल है, इतना बड़ा है कि वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर हमें बहुत ब्राइट दिखता है, जो कि जीता जागता इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक नमूना है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिलकर कैसे सब कंट्रीज योगदान देके हमारी ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने के लिए इंजीनियरिंग का इस्तेमाल से आगे बढ़ सकते हैं। पहले 16 राष्ट्र थे, अब बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें। फ्लेम के ऊपर, फ्लेम इज वेरी इंस्पिरेशनल सब्जेक्ट है कि हमारी जो लो है, जो लो कैसे काम करती है माइक्रोग्रेविटी में। हम आग लगाते हैं किसी चीज में, अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं और अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाएंगे वैक्यूम में, तो क्या होगा? वैक्यूम नहीं होगा। अगर उसमें थोड़ा सा हम एयर मिक्स कर देंगे तो माइक्रोग्रेविटी में लो का डायरेक्शन, वो लॉ की बात कर रहा हूं मैं, वो ज्वलनशील, जब हम केमिकल रिएक्शन होती है आग और हवा के साथ उस पदार्थ में, खाने के ऊपर क्या असर हो रहा है, बॉडी के ऊपर, नींद के ऊपर, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है हमें माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में, हमारे ऊपर जो परिवर्तन होते हैं वो चल हैं अचल हैं। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे इस कार्यक्रम को हमारे मध्य प्रदेश से ही नहीं, हमारे भारत से ही नहीं, विदेश से भी हमारी काउंसिल के जुड़े हुए, और हमारे अपने लोग देश दुनिया से नहीं, अमेरिका से भी हमें जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को अभी लाइव देख पा रहे हैं। ये हमारी बहुत प्रेरणास्पद बात है। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग लाइव फ्रॉम योर ओन प्लेस, फ्रॉम योर ओन कंफर्ट, फॉर मोटिवेटिंग अस। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो रिजल्ट्स है उससे सारा मानवता लाभान्वित होंगे, और हम साइंस और टेक्नोलॉजी का जो स्पेस है उसको हम थोड़ा सा एक्सलेट कर सकेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो हम कंक्लूड करने से पहले हम जानने के लिए थोड़ा सा उम्मीद रखेंगे कि जो स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में जो पॉसिबिलिटीज होते हैं, संभावनाएं होते हैं, तो आने वाले दिन में क्या क्या संभावनाएं बन सकते हैं, खास करके अभी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती है, जैसा कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में है, जैसे बोइंग हो या स्पेस एक्स हो या एयरबस हो, ब्लू ओरिजिन हो, वर्जिन गैलेक्टिक हो, तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में है। तो हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है इसरो, वो भी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ में कुछ कोलैबोरेशन करने के लिए भी अभी कोशिश कर रहा है। तो इसी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, चेंजिंग परिस्थितियां हैं, इसी परिस्थितियां में अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में अंतरिक्ष क्या मूड ले सकता है, उसका क्या रूपरेखा बन सकता है, और कैसे वो मानवता को प्रभावित कर सकता है। ये कमाल की बात है कि हम स्पेस सेक्टर का जिक्र जब स्पेस सेक्टर का उदय हो जैसा फील कर रहे हैं। हालांकि कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी बिना प्राइवेट स्पेस सेक्टर के सहयोग के इतना भारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता। वो लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, एक साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट के तहत, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला के प्राइवेट इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन आउटर स्पेस सबके लिए प्राइवेटली ओपन नहीं था पहले। अब बात आती है, आपने एक सवाल के अंदर समाये। आपकी इस कला को नमन करता हूं मैं, अद्भुत तरीके से आपने इसको समा दिया है।
प्राइवेट स्पेस प्लेयर की बात कर रहे हैं, अगर ग्लोबल इंडेक्स में बात करें तो हम रशियन स्पेस प्रोग्राम के अलावा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में अगर कुछ आ रहा है अभी तो अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम है, कि उसमें प्राइवेट कंपनियां बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं डायरेक्टली एक्सेसिबल करने के लिए। इवन दे आर आल्सो सर्विंग टू दी अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। जैसे उसमें स्पेस एक्स है, जो नन अदर देन इलॉन मस्क का जो एक विजनरी ड्रिवन कंपनी है, वो कंपनी किसी ना किसी रूप में उनके उन कामों को एक एक्सिलरेट कर रही है जो उन्हें खुद से फेडरल फंडिंग, फेडरल रिसोर्सेज से करना पड़ता था, अब वो आउटसोर्स करके कर सकते हैं। उसी लेवल में ब्लू ओरिजिन अभी बहुत यंग स्टेज में है, बहुत से वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। और अभी आपने देखा होगा पिछले वर्ष में ये तीनों कंपनियों ने एक जीता जागता उदाहरण रखा, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स और तीसरी है वर्जिन गैलेक्टिक, कि कैसे हम प्राइवेट स्पेस टूरिज्म को एक नया फील्ड बना के स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने, कि आने वाले समय में वो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन जो हुए वो इंस्पायरिंग थे कि हम आगे पब्लिक के लिए ये खोल देंगे। अब स्पेस इतना कॉस्टली अफेयर नहीं रहेगा। डेनिस टी2 ने जितना पैसा दिया होगा $1 मिलियन में, उतना महंगा नहीं होगा। यानी पहले एक सोयूज अभियान के तहत रशियन स्पेस एजेंसी जो है वो रॉस्कोमॉस, अभी हम अगर वर्तमान में बोलें तो वो कैसे अपने रॉकेट से स्पेस स्टेशन में ले जाती थी, और कितना महंगा आम आदमी के लिए, छोड़िए छोटे छोटे उद्योगपतियों के लिए भी सोचना लगभग असंभव से कि इतना पैसा देना पड़ता है अंतरिक्ष का आनंद लेने के लिए। अब वो स्पेस टूरिज्म से आम आदमी के लिए आने वाले 10, 20, 30 सालों में शायद बहुत सहज हो जाए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन यात्रा है ये। अब ये हम ग्लोबल संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो स्पेस एजेंसी हमारी, अब आप देखेंगे बहुत प्राइवेट वर्ल्ड को ओपनली स्पेस सेक्टर को खोला जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पहले भी होती थी पहले, लेकिन हमारे राष्ट्र में हमारी प्रायोरिटीज को एडवांस करके एस्टैब्लिश करके हम करते थे, और साथ में हम एक सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एक मुद्दे को हम यहां नहीं भूल सकते, स्पिन ऑफ। यानी जब टेक्नोलॉजी आप डिजाइन इवॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग चीजें आप बनाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी बन जाती हैं जो समाज में दूसरे चीजों में उपयोग में लाई जाती हैं। यानी सिर्फ उस डेस्टिन्ड लक्ष्य को नहीं, बल्कि उन चीजों में भी इस्तेमाल होती है। मेडिकल साइंस में देख लीजिए, आपको वैसे मटेरियल बनाएगा स्पेस के लिए जो आज हैंडीकैप या ऑर्थोपेडिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। वेलक्रो में आप जो यूज करते हैं वो स्पेस के लिए बनाई गई चीजें हैं, कहीं किसी न किसी वैज्ञानिक ने किसी स्पेस मिशन के लिए डिजाइन किया होगा। वो आज देखिए पब्लिकली हमारे फ्लोटर्स में इस्तेमाल हो रही है, धड़ल्ले से वैक्स में इस्तेमाल हो रही है। अब भारत उस स्थिति में पहुंच गया है कि अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से एक बड़ा आयाम तय करने का लक्ष्य है कि हमारे स्पेस मिशन हमारी फेडरल फंडिंग के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाया जाए, ताकि हेल्दी कंपटीशन होने से स्पेस इकोनॉमी को बहुत एक बड़ा दर्जा दिया जा सके। हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का जो योगदान है, स्पेस इकोनॉमी भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सके। और वो तभी होगा जब आप फेडरल फंडिंग के अलावा आप अगर प्राइवेट प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, तो चीजें बहुत पैरेलली बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगी। अब बात आती है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को ले रहे हैं तो आगे क्या होगा। अभी भी प्राइवेट प्लेयर्स आपको लो अर्थ ऑर्बिट के लिए सपोर्ट करेंगे, जो कि वेल एस्टैब्लिश, सक्सेसफुल, हेल्दी स्पिरिट के साथ एक बिजनेस एरिया हो चुका है। लेकिन आउटर स्पेस में इंटरप्लैनेटरी जर्नी, फर्दर डीप चैलेंजिंग स्पेस मिशन, वो फेडरल फंडिंग से ही करना होंगे। क्यों करना होंगे? क्योंकि वहां हमें कौन इन्वेस्ट करेगा, वहां हमें इंस्पायर करना होगा कि हमारी फेडरल फंडिंग से हम उन मिशंस को एस्टैब्लिश कर पाए जो कि चुनौतीपूर्ण है, जहां डेंजरस है, जहां खो जाने का, फेल होने का डर सबसे ज्यादा है परसेंटेज वाइज। लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट अब हमें पूरा ओपन कर देना चाहिए विद प्रॉपर फॉलोइंग यूटिलाइजेशन गाइडलाइंस जो हैं यूनाइटेड नेशंस की, हम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो भारत अपने डेवलपिंग राष्ट्रों के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो दूर के राष्ट्र हैं, उनके लिए अपना एक बड़ा भाई की भूमिका निभा रहा है, और आगे चल के और पावरफुल एज अ स्पेस फेयरिंग नेशन योगदान देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी क्षण में हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे सप्ताह में आप सब से गुजारिश है कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल विजिट करना ना छोड़ें। बहुत सारे प्रयोग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं और हमारी गैलरीज हैं, उनका आनंद लें। और अगर आपके मन में प्रश्न जुड़े हैं अंतरिक्ष से तो हमें आप लिखें। इस लाइव चैट के बाद भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि बहुत जल्दी हम ऑल्टरनेटिव संडे में कुछ एक ऐसे प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं खगोल विज्ञान से रिलेटेड,
जहां आप सब एक चौपाल की तरह इकट्ठे होंगे, हम आपस में बातें करेंगे और रात में फिर हम तारों को देखेंगे और तारों सितारों को देखेंगे, या जो भी ग्रह उपग्रह हमारे सामने हमारे उस समय टाइम विंडो में अवेलेबल होंगे उन्हें देखेंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयोग रहेगा। देखते हैं आप सबके सहयोग से हम कहां तक पहुंचते हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक के दौरान हम ये बात आपके साथ साझा कर रहे हैं। मिस्टर साहू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप कुछ बोलिए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आज हमारी इस पब्लिक के लिए हमारे इस खास पेशकश में, जिसमें आपने सूत्रधार होते हुए इसको मौका दिया हमें, हमारी टीम को सबकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी टीम की तरफ से पूरी पब्लिक को। और आपका रिमार्क देने के बाद हम इसे क्लोज करेंगे। धन्यवाद सर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह अक्टूबर 4 से 10 इसी अवधि में हम मनाते हैं, तो उसके बारे में हमने ये कार्यक्रम रखा। तो हमने बहुत सारी जानकारी दिया। तो मेरा ये मानना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इतने सारे रिजल्ट्स उभर कर आ रहे हैं, तो उससे सारा मानवता, सारा ह्यूमैनिटी बेनिफिट ही होगा। चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स का थ्रू से हो या फेडरल गवर्नमेंट का थ्रू से हो, मेडिसिन क्षेत्र में हो, तो सभी क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में हमें डायरेक्ट लाभान्वित मिलेगा अंतरिक्ष अनुसंधान से। तो अंतरिक्ष से हमारा दैनिक जीवन से सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अंतरिक्ष में जो घटनाएं घट रही है उससे डायरेक्ट हम प्रभावित हैं, और उसमें मानवता का जो एक्सप्लोरेशन अनुसंधान के जरिए हम इतने सारे क्षेत्र को खोज निकालते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट करेगा। उसी में मानवता का जीवन का जो क्वालिटी है, जीवन का क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए ये हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मदद करेगा। तो हमारे पास में समय सीमित है। आप सभी को हमारे साथ में जुड़ने के लिए मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। और मैं इसका साथ में प्रोग्राम को खत्म करने से पहले, तो आज की दिन में हम हमारे सबके लिए संदेश क्या रहेगा, साकेत सर को मैं अनुरोध करता हूँ। तो आज की ये महत्वपूर्ण दिन में संदेश क्या होगा, संदेश देके प्रोग्राम को खत्म करने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। जी, आपने तो बहुत बड़ी बातें हमारे लिए कह दी। हम सब सोल्जर ऑफ साइंस हैं। अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ आवर काउंसिल। हमारी परिषद, हमारे जो लक्ष्य है विज्ञान को लोगों तक ले जाने में, हम सब टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे जितने विज्ञान केंद्र है, हमारा आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल क्यों ना हो, कि बच्चों में बड़ों में वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, विज्ञान लोकप्रिय हो और लोग आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल जोरों से आए, खूब बड़ी मात्रा में आए और विज्ञान का लुत्फ उठाएं यहाँ पर। और साथ ही साथ में हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिए। इस सप्ताह में हम तो बोलेंगे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन बातों के साथ विज्ञान यात्रा हमेशा जारी रहेगी। 1 पॉइंट वो आपको याद रखना है, वो जगह कहाँ है भोपाल में, श्यामला हिल्स पे, स्मार्ट सिटी रोड के बाजू में आपका अपना आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, हमारी काउंसिल का एक यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। हमारा लक्ष्य है आप सब तक विज्ञान को सहजता, सरलता और लोकप्रियता से पहुंचाना विभिन्न माध्यमों से। हम हमेशा बने रहेंगे आप सबका सहयोग, आपके कमेंट्स, आपके इनपुट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर साहू। इस कार्यक्रम में हम सबसे जुड़ने के लिए हमारी पूरी टीम जो इस कार्यक्रम को संचालन में हमें पर्दे के आगे और पीछे है, चाहे हम स्वप्निल हो, प्रज्ञा हो, शुभांशी हो और हमारे टीम के बाकी सदस्य हों, हमारे टेक्नीशियंस हों जिन्होंने इसको आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दिया, हमारी पूरी टीम जो टिकट काउंटर्स पे बैठी हुए हमारे मिस्टर विल्सन हो या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए बाकी लोग हों, हम सब मिलके एक ही लक्ष्य पे चल रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो आप जरूर आएं, बहुत बड़ी मात्रा में आएं। इसी बात के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।